अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम और आज हम डिस्कस करेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस चैप्टर 14 क्लास 12 न्यू सिलेबस पंजाब बोर्ड फिजिक्स। हम बेटा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस डिस्क्राइब हाउ सेंसिटिव एन ऑसिलेटिंग सिस्टम is to changes in the deriving frequency near its natural frequency। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑसिलेटिंग सिस्टम कितना ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है अगर उसकी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को स्लाइटली चेंज किया जाए नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वो कहलाती है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। या फिर आप बेटा कह सकते हैं कि हाउ रैपिडली द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ड्रॉप्स ऑफ एज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी डेविएट्स का मतलब है चेंज हो जाना, बदलना फ्रॉम द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर बेटा डिराइविंग फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बदला जाए, चेंज किया जाए, स्लाइटली बदला जाए, तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड कितनी जल्दी ड्रॉप होगा। ये क्या कहलाती है, शार्पनेस। यहाँ पर बेटा हम एग्जांपल दे सकते हैं ग्राफ में। अब कह लें कि अभी इस वक्त हम यहाँ पर इस पॉइंट पर मौजूद है जो कि हमारी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं यहाँ से एम्पलीट्यूड को देखता हूँ तो बेटा ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से अगर एम्पलीट्यूड बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, इसका मतलब रेजोनेंस शार्प होगी। अगर बेटा एम्पलीट्यूड आहिस्ता से चेंज हो रहा है, इसका मतलब रेजोनेंस उतनी कम होगी। और अगर बेटा यहाँ पर हमें फेयरली फ्लैट कर्व मिले तो हम कहेंगे कि जो रेजोनेंस है वो बहुत ही स्मॉल होगी। यानी कि जो एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा वो आप कह लें कि स्मॉल होगा एज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी डेविएट्स फ्रॉम द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट बेटा हम इसमें देखते हैं की फैक्टर्स गवर्निंग शार्पनेस। First, damping. The amplitude and sharpness of a resonant system depends strictly on damping। यानी कि जो एनर्जी लॉस होगी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, जैसे कि आप एयर फ्रिक्शन ले सकते हैं, विस्कोसिटी ले सकते हैं, तो आप कह लें कि वो डायरेक्टली स्ट्रिक्टली डिपेंड करेगा डैम्पिंग के ऊपर। डैम्पिंग अगर आप यहाँ पर देखते हैं बेटा कि लाइट डैम्पिंग होगी, डैम्पिंग स्मॉल होगी, तो शार्पनेस ज़्यादा होगी। या फिर आप बेटा देखते हैं कि अगर यहाँ पर मॉडरेट डैम्पिंग हो तो शार्पनेस भी मॉडरेट होती है, दरमियान में होती है। और अगर बेटा हैवी डैम्पिंग आ जाए, हैवी डैम्पिंग आने से क्या मुराद है कि उसकी एनर्जी में लॉस ज़्यादा हो, उसमें रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा हो, उसमें एयर फ्रिक्शन या विस्कोसिटी ज़्यादा हो, तो हम कहेंगे बेटा जब हैवी डैम्पिंग होगी, रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा होगी, तो शार्पनेस कम हो जाएगी। या फिर आप कह लें फेयरली फ्लैट कर्व मिलेगी। तो यहाँ पर देखिएगा बेटा लाइट डैम्पिंग, व्हेन डैम्पिंग इज स्मॉल द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस इज वेरी लार्ज। तो स्मॉल डैम्पिंग में, लाइट डैम्पिंग में, एट रेजोनेंस, ये वाली फ्रीक्वेंसी है बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। कहाँ पर, लाइट डैम्पिंग में। लेकिन अगर बेटा बात की जाए हैवी डैम्पिंग की, व्हेन डैम्पिंग इज लार्ज द एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है एंड द रेजोनेंस कर्व इज फेयरली फ्लैट एंड ब्रॉड। तो हम कह सकते हैं बेटा कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो स्मॉल होगा और इसकी जो कर्व होगी फेयरली फ्लैट होगी। कहाँ पर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। कब, एट हैवी डैम्पिंग। तो हैवी डैम्पिंग से मुराद है बेटा कि उसकी एनर्जी में लॉस ज़्यादा होना, उसकी रेजिस्टिव फोर्स का ज़्यादा होना। तो रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली बेटा शार्पनेस उतनी कम हो जाएगी और हम कहेंगे कि जो है ना इसमें यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन, 3 पेंडुलम एक्सपेरिमेंट। इससे बेटा आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में हेल्प होगी। एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप demonstrate the influence of damping on resonance amplitude using pendulum attached to a flexible support rod। तो जैसे कि बेटा इस फिगर में दिखाया गया, आप कह लें कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप एट इनिशियल स्टेट या फिर आप कह लें एट इक्विलिब्रियम स्टेट। तो बेटा सेम साइज के 3 बॉल्स हैं जो इक्वल लेंथ के साथ जो है ना वो हैंग की गई हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट बॉल है ड्राइविंग बॉल,
जिसको हमने बेटा सेटअप करना है, जिसकी लेंथ L कह लें, तो पेंडुलम 1 क्या आ जाएगा, डिराइवर। अब पेंडुलम ऑफ लेंथ L जैसा कि यहाँ पर शो किया गया। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा पेंडुलम 2, जो कि आप कह लें कि पित्त बॉल है, ठीक है। ये पित्त बॉल क्या होती है बेटा, हल्की सी बॉल होती है जिसका मैस बहुत ही कम होता है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं पेंडुलम 2, पित्त बॉल बॉब, लाइट मैस बॉब ऑफ इक्वल लेंथ L। तो बेटा लेंथ इक्वल होगी लेकिन मैस जो होगा वो लाइट होगा, हल्का होगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं पेंडुलम 3, लेड बॉब, हैवी मैस बॉब ऑफ इक्वल लेंथ L एंड इक्वल फिजिकल साइज टू दी पिथ बॉल। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बेटा कि इनका साइज सेम है, इनकी लेंथ सेम है, लेकिन बेटा फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, इनके मैसेज के अंदर। लेड बॉब का डेफिनेटली हैवी मैस होगा, पित्त बॉल का जो मैस है वो कम होगा। जब बेटा हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, जब हम इसको डिराइवर पेंडुलम को सेट करते हैं वाइब्रेशन के ऊपर, जब ये बेटा वाइब्रेशन करता है तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी ओवर एल। अगर बेटा हम देखें जी तो ऑलरेडी सेम है एट अर्थ सरफेस, अगर लेंथ भी सेम होगी तो फ्रीक्वेंसी भी सेम आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबकी लेंथ सेम है, इसका मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है। तो इसका मतलब ये कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही ड्राइवर को आप सेटअप करेंगे इसमें वाइब्रेशन में, तो दूसरी दोनों बॉल्स के अंदर भी वाइब्रेशन पैदा होना शुरू हो जाएंगी। किसकी वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस। तो नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन एट रेजोनेंस। तो हम कहेंगे कि एम्पलीट्यूड ऑफ द लेड बॉब बिकम्स मच ग्रेटर देन दैट ऑफ पिथ बॉल। ऐसा क्यों होता है, जो लेड बॉब है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू पिथ बॉल। तो बेटा पिथ बॉल की रीज़न क्या है कि उसका मैस कम है। मैस कम तो आप कहेंगे कि सेम ड्रैग जो है ना वो ड्रैग फोर्स बहुत ज़्यादा हैवी डैम्पिंग क्रिएट करती है पिथ बॉल के ऊपर। अलबत्ता अगर हम देखें लेड बॉब की बात करें तो आप कह लें कि वहाँ पर मैस तो ज़्यादा है, तो जो आप कह लें कि ड्रैग फोर्स का इम्पैक्ट होगा वो उतना कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट बेटा यहाँ पर देखिएगा कंक्लूजन, although the air resistance exert a similar drag force on both bobs due to equal size, यानी कि साइज इक्वल होने की वजह से बेटा दोनों बॉब्स के ऊपर जो ड्रैग फोर्स होगी वो सिमिलर होगी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं द रिलेटिव डैम्पिंग इफेक्ट। जो रिलेटिव डैम्पिंग इफेक्ट होगा यानी कि डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट मैस इज ड्रास्टिकली हायर फॉर द लाइट वेट पिथ बॉल देन ऑफ द हैवी लेड बॉब। तो ऐसा क्यों है, हम बेटा जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू ma। अगर हम यहाँ पर देखते हैं बेटा कि ये जो फोर्स है ये ड्रैग फोर्स है जो MAD यानी कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू डैम्पिंग आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा जो एक्सेलेरेशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मैस दूसरी तरफ जाके डिवाइड आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो एक्सेलेरेशन है वो ड्रैग फोर्स पर यूनिट मैस के बराबर आएगा। अब हम जानते हैं बेटा कॉन्सिक्वेंटली द लेड बॉब एक्ट एज अ लाइट डैम्प्ड सिस्टम यानी कि हाई एम्पलीट्यूड रेजोनेंस, while the pith ball act as a heavily damped system यानी कि suppressed amplitude response। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा पिथ बॉल की अगर हम बात करें तो उसका मैस आप कह लें कम होगा। मैस कम तो इसका मतलब कि इम्पैक्ट जो होगा डैम्पिंग का वो ज़्यादा, या फिर आप बेटा लेड बॉब की बात करें उसका मैस ज़्यादा तो इम्पैक्ट ड्यू टू दी डैम्पिंग स्मॉलर होगा। तो इसका मतलब ये सारा काम डैम्पिंग की वजह से हो रहा है। पिथ बॉल जो है वो आप कह लें कि डैम्पिंग की वजह से स्मॉल वाइब्रेट करेगी, उसके ऊपर ड्रैग फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा होगा, जबकि लेड बॉब के ऊपर आप कह लें कि डैम्पिंग का इफेक्ट कम होगा क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं साइड बॉक्स इन्फो 0.2 पाउंडर क्या आ जाएगा, रेजोनेंस इन सिविल इंजीनियर टोकोमास नैरोस ब्रिज। तो हम यहाँ पर देखते हैं हिस्टोरिकल इवेंट है इन जुलाई 1940 द न्यूली कंस्ट्रक्टेड टोकोमास नैरो सस्पेंशन ब्रिज इन वाशिंगटन स्टेट वाज ओपन टू ट्रैफिक। तो क्या हुआ बेटा, आप कह लें कि जस्ट 4 मंथ अगो आप कह सकते हैं आफ्टर ओपनिंग माइल्ड स्टेडी विंड्स सेट अप मैकेनिकल वाइब्रेशन at a frequency matching one of the bridge's natural
मोड्स ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि रेजोनेंस की वजह से जो फ्रीक्वेंसी थी, अब कह लें कि जो एयर रेजिस्टेंस की फ्रीक्वेंसी थी वो चेंज हो जाती है किसके साथ, अब कह लें कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रिज। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाती हैं तो रेजोनेंस अकर होती है, और रेजोनेंस के ऊपर हम जानते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एम्पलीट्यूड पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स की वजह से जो है ना एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी, और आप कह लें कि यहाँ पर आउटकम क्या आएगी, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ग्रू uncontrollably over several hours until the bridge experienced extreme torsional stress causing key structure components for friction एंड फॉल इनटू द वाटर बिलो। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बेटा कि जब रेजोनेंस अकर हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम कह लेंगे कि इसकी वजह से जो है ना वो रेजोनेंस की वजह से उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगी, एम्पलीट्यूड ग्रेटर होगा और वो टूट जाएगा। नेक्स्ट बेटा की टेक वे क्या है, इसमें आप कह सकते हैं कि आपके सीखने के लिए क्या है, इंजीनियर मस्ट कैलकुलेट नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चर डैम्प्स इन हाई राइज बिल्डिंग। तो जो बेटा हाई राइज बिल्डिंग उनमें डेफिनेटली सबसे पहला कैलकुलेशन करनी चाहिए जो उनकी नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की है, और फिर आप उसको जो है ना वो इस तरह से सेट करें कि जो है ना वो कभी भी रेजोनेंस अकर ना हो, जिसकी वजह से हादसे भी नहीं होंगे। नेक्स्ट बेटा हम कुछ MCQs देख लेते हैं इसमें से। The amplitude and sharpness of resonance curve primarily depends on, आप कहेंगे वो डैम्पिंग पर डिपेंड करती है। ग्रेटर द डैम्पिंग लेस शार्पनेस, स्मॉलर द डैम्पिंग मोर शार्पनेस। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, अ हैवीली डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्प्लेज एन एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस कर्व दैट इज, हम कहेंगे फेयरली फ्लैट। अगर बेटा हैवीली डैम्पिंग होगी तो फेयरली फ्लैट कर्व आएगी। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा, इन व्हाट ईयर डिड द टकोमास नैरो ब्रिज कोलैप्स ड्यू टू द विंड इंड्यूस्ड रेजोनेंस। तो क्या आ जाएगा 1940। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे इन 3 पेंडुलम एक्सपेरिमेंट व्हाई डज द लेड बॉब अचीव अ स्मॉल मच ग्रेटर एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस देन द पिथ बॉब ऑफ आइडेंटिकल साइज। तो इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न बेटा आप कहेंगे कि जो पिथ बॉब है उसका मैस कम होता है, तो मैस कम होने की वजह से उस पर डैम्पिंग का इफेक्ट ज़्यादा। जबकि अगर हम बेटा बात करें लेड बॉब की, तो लेड बॉब का अगर हम कह सकते हैं कि मैस क्या होगा ज़्यादा, मैस ज़्यादा होने की वजह से हम कहेंगे कि उसके ऊपर जो डैम्पिंग का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो क्या आएगा, एयर रेजिस्टेंस एक्सर्ट अ ग्रेटर रिलेटिवली डैम्पिंग इफेक्ट ऑन द लाइटर मैस। तो जितना मैस कम होगा उतना ज़्यादा इफेक्ट ज़्यादा होगा डैम्पिंग का। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द डैम्पिंग प्रेजेंट इन फिजिकल ऑसिलेटर is systematically reduced towards zero, the resonant amplitude theoretically approaches to। अगर बेटा हम देखें आइडियल सिस्टम है जीरो डैम्पिंग तो शार्पनेस कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट विल मेक अ सिस्टम रेजोनेंस कर्व शार्पर। तो आप कहेंगे डिक्रीजिंग द रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑसिलेटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टिव फोर्स डिक्रीज होगी तो क्या आएगा, लो डैम्पिंग होगी जिसकी वजह से कर्व शार्प हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा, मार्चिंग द सोल्जर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू ब्रेक स्टेप्स वाइल क्रॉसिंग अ ब्रिज, बट फिजिकल फिनोमेना आर दे अवॉइडिंग। तो बेटा ये अवॉइड करते हैं रेजोनेंस को, यानी कि रेजोनेंट एम्पलीफिकेशन को, जो कि स्ट्रक्चर वाइब्रेशन की वजह से डैमेज कर सकती है पुल को। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं, मैस स्प्रिंग सिस्टम हैज़ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। If a periodic driving force acts on the system at which the frequency will be the amplitude of force oscillation reaches its maximum value, maximum value बेटा वो रेजोनेंस पर अकर करेगा। अब कह लें कि यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, रेजोनेंस कब होती है जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी कि रेजोनेंस अकर्स व्हेन ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो आंसर क्या आ जाएगा 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं इसमें, if the quality factor measures the sharpness of resonance and is defined as, quality factor किसके बराबर होता है, natural frequency over change in frequency। तो क्या आएगा बताएं, where f naught is the natural frequency and delta f is the bandwidth या फिर change in frequency। if a system has natural frequency
200 हर्ट्ज एंड बैंडविड्थ यानी कि डेल्टा एफ कितना है 10 हर्ट्ज। तो बताएं क्वालिटी फैक्टर कितना होगा। हम कहेंगे ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये बैंडविड्थ यानी कि चेंज इन एफ है, तो क्वालिटी फैक्टर इन दोनों के डिवीजन के बराबर होगा, जो किसके बराबर आ जाएगा 200/10 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम लास्ट एमसीक्यू देखते हैं। इसमें अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी गिवन बाय, सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये दी हुई है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं इफ द लेंथ एल ऑफ अ पेंडुलम इज क्वाड्रपल्ड यानी कि 4 गुना ज़्यादा कर दी जाए तो फिर क्या होगा, व्हाट मस्ट बी द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी टू मेंटेन रेजोनेंस। तो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए टू मेंटेन रेजोनेंस। तो यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं कि लेंथ की जगह हमने 4L पुट कर दिया है, इस लेंथ की जगह क्या पुट कर दिया 4L, 4 गुना लेंथ को बढ़ा दिया है। अब क्या होगा, ये जो 4 है ये बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 1/2, और इस 1/2 को आप बाहर निकाल दें तो ये बाकी क्या बच जाएगी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो हम कहेंगे ये 1/2 एफ या 0.f के बराबर आ जाएगी। तो ये बेटा इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।